आपको 10 दिन का टारगेट लेना है एक यूनिट के लिए। और लिविंग वर्ल्ड को आप क्योंकि तीसरे बार रिवाइज कर रहे हो तो 25 मिनट से कम होकर 15 मिनट हो चुका होगा। कॉल करके देखो, आपको खुद बेनिफिट दिखेगा। आप इन 20 चैप्टर को एंड होते फरवरी एंड होते होते तक 12 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लो। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अभी मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आ रही हैं वो सब उन डाउट्स के आंसर है जो कि आपने मेरे से पूछा था, जो मैंने आपसे बोला था कि जितने भी आपके डाउट्स हो कमेंट करो, मैं सबके आंसर्स दूंगा। तो चाहे वो लॉन्ग फॉर्म में हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में, वो मैं आंसर्स आपको कर रहा हूं। उन डाउट्स में जो सबसे कॉमन डाउट आया था वो ये था कि भैया हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, सिलेबस भी हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे सर करवाते जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए कभी कभी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन मन नहीं करता है पढ़ने का। ये रीजन है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, इसलिए हम लोग सही से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होने का एक ये भी रीजन है। तो आज इस डाउट को क्लैरिफाई करेंगे और उसका मेन रीजन जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो ये कॉन्फिडेंस नहीं आने का रीजन होता है वो ये होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो लेक्चर तो देखते हैं लेकिन कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कभी भी रिवाइज नहीं करते हैं। अब जो 99% बच्चों का जो कॉन्फिडेंस नहीं आने का रीजन होता है वो होता है कि वो रिवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपका हो जाता है 60-70% जब टीचर लेक्चर में क्वेश्चंस करवाते हैं उस समय, और उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व कर लेते हो तो 60-70% आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। लेकिन खुद से बैठ के जो रिवीजन करना होता है वो आप नहीं करते हो, इसलिए 99% बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और इसी चीज को डिस्कस मैंने अपने लास्ट वीडियो में किया था कि क्या बेस्ट तरीका है कि आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करते हुए जा पाओ कम टाइम में, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। तो उसमें मैंने एक तो बात की थी कि जनरल कैसे हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करना है, दूसरा मैंने बात किया था कि कैसे फिजिक्स और फिजिकल को एक्चुअली में रिवाइज करना है, वो मैंने वहां पे करके दिखाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आपको बायो को रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना है और ऑर्गेनिक को रिवाइज करना है, क्योंकि ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा वोलेटाइल है और इनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर आपको एंड में उतना ही टाइम लगेगा जितना आप अभी दे रहे हो। अगर आप बायोलॉजी रिविजन की बात करते हो तो मैंने आपको रिकमेंड किया था उस वीडियो में भी कि आपको हर दिन आधा घंटा देना है बायोलॉजी के रिवीजन को। कब देना है? तो आपको इवनिंग का टाइम देना है, क्योंकि मैं खुद इवनिंग में रिवाइज करता था। क्योंकि होता क्या है कि बायोलॉजी 99% बच्चों की स्ट्रांग रहती है। कुछ ही गिने चुने बच्चे जिनकी बायोलॉजी वीक रहती है क्योंकि उनकी फिजिक्स अच्छी होती है, ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 99% बच्चों की बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ इवनिंग में उसको दो, क्योंकि उस समय तक आप ऑलमोस्ट थक चुके होते हैं। मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि आप अपना प्राइम टाइम बायोलॉजी को मत दो। अब ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जो इवनिंग में पढ़ाई स्टार्ट ही कर रहे हैं, वो सुबह तक पढ़ते हैं और फिर सुबह सो जाते हैं, तो उनके लिए मैं मेन आपको ये कंसेप्ट देता हूँ कि आपको प्राइम टाइम नहीं देना है बायोलॉजी को, क्योंकि वो आपकी स्ट्रांग रहती है। अब उस रिवीजन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बायोलॉजी में ये ट्राई करना है कि आप एटलीस्ट फरवरी एंड तक मेजर पोर्शन जो है वो बायो का कंप्लीट कर लो। मतलब कि अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो जिसमें आप सारे चैप्टर्स करके जाओगे तो 38 चैप्टर्स में से आपको 20 चैप्टर्स ट्राई करना है कि कंप्लीट कर लो। और अगर आप रिड्यूस सिलेबस को फॉलो कर रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि 32 चैप्टर्स में से 16 चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लो। ये टारगेट आपको लेकर चलना है फेब एंड तक कि मेरे को ये चैप्टर्स तो अच्छे से आने चाहिए, ताकि मैं अगर इनमें गैप भी देता हूँ बीच में और उस गैप में मैं जो अपने वीक चैप्टर्स है जिससे ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने या अच्छे क्वेश्चन आने के चांसेस उस पर टाइम दूंगा, तो मैं एक हफ्ते का भी अगर गैप देता हूँ तो मेरे को इन चैप्टर्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको इन चैप्टर्स को अभी स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अब कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो आपको कर लेना चाहिए, जो मैं रिकमेंड करता हूं, जो मैंने खुद किए थे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि आपको ट्राई करना है 19 से 20 चैप्टर करने हैं। मैं मेजरली पुराने सिलेबस को लेकर चल रहा हूं। अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बच्चे 650 प्लस का टारगेट ले रहे होंगे वो सारे चैप्टर्स करके जाएंगे, क्योंकि भरोसा नहीं है एनटी कहां से क्वेश्चन देगी। तो कौन से चैप्टर्स मैं रिकमेंड करता हूं, तो देखो 11th के यूनिट 1 में जो 4 चैप्टर्स हैं, यूनिट 2 में जो 3 चैप्टर्स हैं, उसके अलावा सेल साइकिल, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाला चैप्टर आपको करके जाना है। 12th से आपको पहले यूनिट के जो 3 चैप्टर्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर और इकोलॉजी यूनिट के जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है वो आपको कर लेने हैं, फैब एंड तक स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने यही चैप्टर्स क्यों रिकमेंड किए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है एक तो ये इजी हैं, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली फैक्चुअल बनते हैं, इसमें कोई ज्यादा घुमाने की चांसेस नहीं है। तो अगर आप इनको अभी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और बाद में आपको 1 हफ्ते 10 दिन का गैप भी देना पड़े तो ये चैप्टर्स आप जल्दी भूलोगे नहीं। और अगर आप मान लो आपने इसको काफी दिन गैप देके भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो तो आप ऑप्शन देके सही आंसर तक पहुंच पाओगे। लेकिन वही जो इसके अलावा चैप्टर्स हैं उनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उनसे डीप स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना होगा। और अगर आप अभी करके उसको बाद में छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम में वो काम नहीं आएगा। इसलिए अभी इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो जो कि इजी हैं और लंबे समय तक याद रख पाओगे, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको रिवाइज करना है। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आप फैब के बाद स्टार्ट करना, अच्छे से रिवाइज करना, और उनको टाइम ज्यादा देना, इनको कम टाइम देना, जो क्योंकि इनको आप ऑलरेडी फैब तक खत्म कर चुके हैं। अब कैसे एक्चुअली में रिवाइज करना है बायोलॉजी को, उसको देखते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको 10 दिन का टारगेट लेना है एक यूनिट के लिए। मतलब ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले 20 चैप्टर है, आपको टारगेट ये लेना है कि 10 दिन में मैं एक यूनिट को कंप्लीट करूंगा। तो आपको करना क्या है कि पहले दिन मान लो आप लिविंग वर्ल्ड लेते हो,
मैं यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ। तो पहले दिन आपने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया, तो दूसरे दिन आप क्या करोगे, फिर से लिविंग वर्ल्ड को ही रिवाइज करोगे। मतलब कि आपको क्या करना है, जिस भी चैप्टर को आप आज पढ़ते हो तो उसके नेक्स्ट डे उसको तो रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, ये एक पहला तो आपको जो रूल है वो ये याद रखना है कि जो मैं 10 दिन का टारगेट ले रहा हूँ उसमें मैं जो भी चैप्टर आज पढ़ूंगा अगले दिन ही मुझे उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, तो मान लो पहले दिन आपने लिविंग वर्ल्ड किया, अगले दिन आप फिर से उसको रिवाइज करोगे। तीसरे दिन आप फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैंने क्या बोलता कि जो आपने आज किया उसको अगले दिन फिर रिवाइज करना होगा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आप चौथे दिन फिर रिवाइज करोगे। और साथ ही साथ क्योंकि आपको दिख रहा है कि अब मेरे को लिविंग वर्ल्ड में गैप हो गया है 2 दिन का, तो आप फिर से लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करोगे। ठीक है, ये जो मैंने टाइम लिखा है उस पर आते हैं। उसके बाद फिर क्या करोगे, 5वें दिन आप प्लांट किंगडम को रिवाइज करोगे, फिर 6th डे फिर से रिवाइज करोगे। फिर जो तीसरे दिन आपने प्लांट किंगडम रिवाइज किया था उसके साथ ही साथ आपने फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज किया, क्योंकि फिर आप देख रहे हो यहाँ पे फिर से 2 दिन का गैप हो गया था उसके रिवीजन में। ठीक है, उसके बाद फिर आप लास्ट चैप्टर उस यूनिट का एनिमल किंगडम रिवाइज करोगे। फिर अगले दिन फिर से आपने एनिमल किंगडम को ही रिवाइज करना है। और उसके साथ साथ आपको दिख रहा है कि अरे लिविंग वर्ल्ड में काफी ज्यादा दिन का गैप हो गया, तो आपने फिर से उसको रिवाइज किया। उसके बाद जो लास्ट डे है 10th डे, उस दिन आपको कंप्लीट यूनिट को रिवाइज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको टाइम में डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले दिन मान लो आपने जब लिविंग वर्ल्ड रिवाइज किया तो आपको 45 मिनट लगा। ठीक है, ये मैंने काफी टाइम दिया हुआ है, अगर आप रिवाइज करो तो आपको इससे कम टाइम लगेगा, लेकिन 45 मिनट आपको लग गया। अगले दिन जब आप सेम चैप्टर को रिवाइज करोगे तो आपका वो टाइम घट के 25 मिनट हो चुका होगा। फिर पहले दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करोगे तो 1 घंटा लगेगा, फिर कम होकर वो 40 मिनट हो जाएगा। और लिविंग वर्ल्ड को आप क्योंकि तीसरे बार रिवाइज कर रहे हो तो 25 मिनट से कम होकर 15 मिनट हो चुका होगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप करोगे प्लांट किंगडम में भी ऐसे ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और लिविंग वर्ल्ड जो कि पहले दिन आपने 45 मिनट में रिवाइज किया था, वो एंड में 10 मिनट में आप रिवाइज करके निकल रहे होगे। क्योंकि आपको दिख गया होगा कि लिविंग वर्ल्ड में मैं मेन क्या बोल रहा हूँ, मेरे को टेक्सोनॉमिकल एड देखना है, वो पार्ट मेरा थोड़ा वीक है। मेरे को वो टेबल देखना है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका वाला, राइस वाला जो टेबल है जिसमें फैमिली ऑर्डर सब बताया हुआ है, वो टेबल मेरे को देखना है, क्योंकि मैं वो बार बार बोल रहा हूँ। ये आपको पता चल चुका होगा जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे, तो 10 मिनट में आप रिवाइज करके जाओगे, जिस चीज को रिवाइज करने में आपको 45 मिनट लगा था। सेम उसी तरीके से 1 घंटा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लगा था आपको पहले दिन रिवाइज करने में, वो कम होकर 40 मिनट हो जाएगा। और वो फिर कम होकर आपके 3rd डिवीजन तक 30 मिनट हो जाएगा। और जो लास्ट डे आप जब उसको पूरे यूनिट को रिवाइज करोगे तो उस दिन आपको हो सकता है 20 मिनट ही लगे, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि इसमें मेरे को सिर्फ फंजाई रिवाइज करना है, वायरस रिवाइज करना है, पॉलीफेरा में मेरे को कोई एक पर्टिकुलर रिवाइज करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मतलब कि आपको ये कंप्लीट यूनिट रिवाइज करने में मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटा लगेगा रिवाइज करने में, अगर आप इस चीज को फॉलो करके देखते हो। एक बार करके देखना, ये इतना बेनिफिशियल है मैं आपको बता नहीं सकता, और कोई आपको इतना डिटेल में लिख के नहीं देगा जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। तो एक्जैक्टली इस चीज को फॉलो करके देखो, अगर आपको खुद का दिमाग नहीं लगाना है, फॉलो करके देखो, आपको खुद बेनिफिट दिखेगा कि हाँ मैं सही में एक यूनिट को 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज कर पाऊँ, जहाँ पे मेरे को एक ही चैप्टर रिवाइज करने में 1 घंटा लग रहा था। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको अगले 10 दिन का भी टारगेट लेना है, जहाँ पे क्योंकि आपने वहाँ यूनिट 1 कंप्लीट किया था, अब यूनिट 2 कंप्लीट करोगे। 11th डे आप क्या करोगे, मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करोगे, जिसको रिवाइज करने में आपको हो सकता है 1 घंटा लगे। फिर अगले दिन मैंने जैसा बताया कि जो चैप्टर आप आज करते हो उसको ही आपको अगले दिन फिर से रिवाइज करना है, तो उसको रिवाइज करने में आपको 40 मिनट लगेगा। फिर अब आपको दिख रहा है कि अरे जो मैंने यूनिट 1 यहाँ रिवाइज किया था उसको रिवाइज किया मेरे को काफी दिन हो गया, अब मैं क्या करूंगा, फिर से 13th डे को यूनिट 1 फिर से पूरा रिवाइज करूंगा, जिसको रिवाइज करने में फिर से मेरे को 1.5 घंटा के आसपास लगेगा। उसके बाद फिर आप एनाटॉमी रिवाइज करोगे, फिर से उसको रिवाइज करोगे, फिर मॉर्फो को आप देख रहे हो टाइम हो गया रिवाइज किया, तो उसको यहाँ पे ऐड करोगे, जो मैंने आपको समझाया सेम वो प्रोसेस रिपीट करना है। और ऐसे करते करते आपको फिर जो 10 दिन हो जाने के बाद फिर से यूनिट 2 को कंप्लीट रिवाइज करना है, और इस यूनिट को भी रिवाइज करने में आपको फिर से 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अगर आप इसको एक बार फॉलो कर लेते हो तो आपको ये दिखेगा कि जो चीज रिवाइज करने में मेरे को 1 घंटा लग रहा था सिर्फ एक चैप्टर के लिए, अब मैं पूरे यूनिट को 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज कर पा रहा हूं। और 10 चैप्टर रिवाइज करने में मेरे को लगता है आपको मैक्सिमम 6 घंटा लगेगा, अगर आप इस स्पीड से चलते हो, जो कि एंड में कम होकर और कम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 16 से 20 चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, जो मैंने अभी लिस्ट किए थे आपके सामने, और आप इन 20 चैप्टर को एंड होते फरवरी एंड होते होते तक 12 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। ये इसकी गारंटी मैं देता हूं, अगर आप इस चीज को सही से फॉलो करते हो जो मैंने यहाँ पे बताया है। अब रिवीजन करते समय जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक चैप्टर को 2-2 दिन के गैप में दिया है, अब आप कह रहे हो कि भैया हमें एक नया चैप्टर भी रिवाइज करना है, साथ ही साथ वो दूसरे चैप्टर को रिवाइज करना है, तो कैसे हो पाएगा। तो उसमें ये ध्यान रखना कि रिवीजन करते समय आप मेनली फोकस करोगे एग्जाम्पल्स पे, वोलेटाइल फैक्ट्स पे। अब ऐसा नहीं कि हर बार रिवाइज करते समय हर लाइन पढ़ रहे हैं, आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं इस चीज को भूल रहा हूँ, तो उस चीज को ज्यादा फोकस करोगे, जो आपको याद आ रहा है उसको ऊपर से देखोगे और आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आपको फोकस करना एग्जाम्पल्स पे, वोलेटाइल फैक्ट्स जो भी हैं जो आप भूल रहे हो बार बार। सारे लाइंस को रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन जो कि आप एग्जाम में देख के सोच सकते हो कि हाँ ये सही चीज बोली है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो लाइन याद रखो जो आपको लगता है कि मैं इसको भूल जाऊंगा एग्जाम में, या फिर अगर वो वहां पे पूछ देते हैं तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बायो को रिवाइज करना है। अब आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक पे। अब इनऑर्गेनिक में क्या है, आपके 2 पार्ट्स हैं। एक तो कंसेप्चुअल पार्ट, जिसमें आते हैं आपके पेरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन 3 चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैं सबसे पहले चीज आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिकली अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वैसे ही इसको हर एक सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कि मेन जो सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपको मॉड्यूल अच्छे से लगाना है, सेक्शन 1, 2, 3 एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन जो भी है,
डीपीपी अच्छे सॉल्व करना है, पीवाईक्यू अच्छे से लगाना है स्पेसिफिकली इन दोनों चैप्टर्स के लिए। ये तो उतना हार्ड नहीं है, लेकिन इन दोनों को आपको स्ट्रांग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दो चैप्टर्स आपके ब्लॉक केमिस्ट्री का बेसिक्स बनाएंगे। तो इनमें अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब एक अच्छा ट्रिक मैं बताता हूँ आपको ब्लॉक केमिस्ट्री करने का। एक बार आप इसको टाइम देके स्ट्रांग कर लो, आराम से 15 दिन का टाइम दो इसको। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप नहीं भी करते हो, सिर्फ पीवाईक्यू कर लेते हो, तो आप उसी के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। इतना आपको स्ट्रांग कर लेना है, तो आप 10-15 दिन इजीली दे सकते हो उसको रिवाइज करने के लिए। उसके बाद आप जाना पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक पे। अब करना क्या, जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बोलता हूँ कि पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक को मिला के आप इसको स्प्लिट कर लो कि पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप को अलग कर लो, और डीएनए ब्लॉक चैप्टर को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लो, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और जो KMnO4 और K2Cr2O7 वाला पेज है उसको स्प्लिट कर लो 3 पार्ट्स में। ठीक है, इस हिसाब से आपके, और इनको अलग अलग चैप्टर मानो, तो आप मान सकते हो कि ये 9 चैप्टर्स मेरे हो गए। और आपको टारगेट ये लेना है कि जैसे मैंने बायो में उसको स्प्लिट किया था, सेम इसी तरीके से आपको इन 9 चैप्टर को स्प्लिट करना है। 2 यूनिट बना लो इसको 4-4 चैप्टर्स की, और ट्राई करना है कि 20 से 30 मिनट आपको डेली दो, और हर 10 दिन पे आप इसको एक बार रिवाइज कर लो। पहले तो मान लो आप 20 दिन में एक बार रिवाइज कर पाओगे पूरे 9 चैप्टर्स को, उसके बाद फिर आप 10 दिन में एक बार रिवाइज कर पाओगे, फिर 5 दिन में एक बार रिवाइज कर पाओगे। ऐसे करते करते आप 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर ही पूरे पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक को रिवाइज कर पाओगे एंड तक, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। करना आपको सेम चीज़ है जो आपने बायो के लिए किया है, बस आपको पी ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक को एक बड़ा चैप्टर ना देख के उसको स्प्लिट कर लेना है एक एक ग्रुप में, और जैसा मैंने आपको डीएनएफ ब्लॉक के लिए बताया है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक को कैसे रिवाइज करना है। अब ऑर्गेनिक को रिवाइज करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपके पास 3 अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आपके पास थ्योरी अलग से हाईलाइटेड होनी चाहिए या फिर लिखी होनी चाहिए। हाईलाइटेड ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे। आपके पास एक रिएक्शन के नोट्स होने चाहिए जो कि लेक्चर से आप बनाओगे, जहाँ पे हर एक रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, उसमें कौन किस टाइप का वो रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, कैसा मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसके मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसमें कौन से रिएजेंट डलते हैं, क्या उसमें कोई एक्सेप्शन है, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन एक जगह होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है रिएक्शन कॉपी। ये तो मस्ट हैव है, इसके बिना आप ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। रिएक्शन कॉपी तो मस्ट है, वो आपको बनाओ, या तो मेरी देखो जो कि टेलीग्राम पे डली हुई है, लेकिन आपके पास ही होनी चाहिए क्योंकि इसी से आप मेजरली रिवाइज करोगे। रिएक्शन कॉपी में क्या होना चाहिए, तो सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखे होने चाहिए और आपके जो रिएजेंट्स है वो लिखे होने चाहिए, और प्रोडक्ट वाला साइड खाली रहेगा क्योंकि वो आपको बार बार सोचना है अपने दिमाग में। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है, अगर आप रेफर करना चाहते हो तो वहाँ से रेफर कर सकते हो। अब जो थियरी वाले पॉइंट्स है, जो कि मैंने आप अभी बोला कि आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, तो आपको इसमें वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो कि आपके लेक्चर वाले नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वो पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पॉइंट्स होते हैं मोस्टली, जहाँ से AR वाले क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उनको हाईलाइट कर लेना। ऐसे नेम्स जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली उठ के आ सके, उनको आप हाईलाइट कर लो, जो कि आपके नोट्स में आप लिखना भूल गए या सबने नहीं लिखवाया है। इंटेक्स क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो जो कि इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लोगे तो वो आपके थियरी पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इन तीनों को यूज करके कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब एक मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, जो कि मैंने भी की, और इसलिए मेरे को 2 साल से समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं ऑर्गेनिक को करूँ रिवाइज, और मैं चाह रहा था कि बिना ऑर्गेनिक के सिलेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। ऑर्गेनिक के बिना सिलेक्शन होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने पूरा ट्राई किया कि मैं कंसेप्ट बना के अपनी केमिस्ट्री निकाल दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसमें से एक गलती मैं ये भी करता था कि मेरे को लगता था कि अगर मैं जीओसी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, आइसोमेरिज्म अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूंगा, तो मेरे रिएक्शंस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को रिएक्शन याद ही करना होगा। जब तक मैं याद नहीं करूंगा तब तक मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिकली नीट की बात करूं, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको रिएक्शन देखना है, रिएजेंट क्या डला हुआ है, कौन सा रिएक्टेंट है, देख के प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए कैसे बनाना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो बार बार जो उनके बल्कि नोट्स बन जाते हैं कोचिंग में, जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, टीचर अभी भी उसी पुराने जमाने के हिसाब से बहुत लंबे लंबे नोट्स लिखवा रहे हैं जीओसी के, IUPAC के, आइसोमेरिज्म के, और स्पेसिफिकली आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं क्या क्या लिखवाते हैं वो। अब अगर आप खोल के देखोगे ना एनसीईआरटी को या फिर रिसेंट PYQ को देखोगे तो वो यूज़ कहीं नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्यों लिखा रहे हैं अभी तक। तो आइसोमेरिज्म भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जितना सिलेबस एनसीईआरटी में बस उतना करके जाओ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका मेन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको करके जाओ। थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म आपके हाइड्रोकार्बन में है जो कि बहुत बेसिक है। IUPAC नॉर्मल करना है, कुछ ज़्यादा एक्सेप्शन वाली IUPAC आपको करके नहीं जानी। एनसीईआरटी देखो क्या क्या उसमें दिया हुआ है, उसी के आसपास का कर लो। और जीओसी भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो कौन से PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं के आसपास का करो। ज़्यादा अगर कुछ एक्स्ट्रा करवाया हुआ है तो वो मत करो जीओसी में। और बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, एक बार इनके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद आपको बार बार ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आप एक बार PYQ कर लो, एक बार एनसीईआरटी देख लो, ठीक है। जो आपने नोट्स में लिखे हुए हैं लेकिन वो कहीं यूज नहीं हो रहे, उनको आप कट कर दो और आगे से उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेन जो पार्ट है ना ऑर्गेनिक का, जहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आपके स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आपको सही में अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो है ये चैप्टर्स,
ठीक है, और इनमें आपको बार बार रिवाइज करना होगा। अगर आप इसमें एक बार लिख के एक बार याद करके सोचोगे मेरा हो गया, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक से भी ज़्यादा वोलेटाइल है ये पार्ट, और इसी को टैकल करने के लिए मैंने सोचा है कि ह्यूरिस्टिक स्टार्ट करूँगा। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया आप तो सिर्फ बोलते हो स्टार्टिंग कर नहीं रहे हो, कुछ काम है मेरे पास, वो काम खत्म करते ही मैं स्टार्ट करूंगा और मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसकी चिंता मत लो। मार्च एंड तक ही खत्म कर दूंगा आपकी ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक को। ठीक है, अब कैसे रिवाइज करना है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना लेने हैं। ठीक है, एक बार आपने अपने कंसेप्ट बना ली कि अच्छा इस रिएक्शन में ये करना होता है मुझे, इसमें ये एक्सेप्शन है, इस टाइप का रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको जो अपनी रिएक्शन कॉपी बनाई हुई है, नहीं बनाई तो मेरी यूज़ कर लो, उस रिएक्शन कॉपी में वो सारे कंसेप्ट्स को आपको अप्लाई करने हैं और देखना है कि हाँ सर ने जो बताया था कि इस रिएक्शन कैसे करना है वो मैं यहाँ पे रिएक्शन में कर पा रहा हूँ। आपको प्रोडक्ट याद नहीं करना है उस रिएक्टेंट के लिए, आपको याद करना है कि अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा दिया होगा इस फंक्शनल ग्रुप वाला, तो उससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप वाला प्रोडक्ट बनता है, कैसे उसको चेंज करना है, ये आपको बेसिकली प्रोसेस याद रखना है। ठीक है, फाइनल आंसर याद नहीं करना है। उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम देना है अपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी थ्योरी के लिए। जो भी चैप्टर आप उस दिन कर रहे हो तो उसी की एनसीईआरटी थ्योरी जो आपने हाईलाइट की हुई उसको आप देख लोगे तो आपका थ्योरी वाला पोर्शन साइड से कवर होते जाएगा, जो भी आपने नोट्स में नहीं लिखा है। मान लो सर ने लिखवाया, कुछ पॉइंट स्किप हो गए सर से, तो वो आप क्योंकि आप खुद से एनसीईआरटी देख रहे हो तो आपको वो पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिख जाएंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो कर लोगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब लोग मिस कर देंगे वो ये है कि एक बार आपने कंसेप्ट याद करके उसको रिएक्शन कॉपी में लगा लिया, एक बार किसी दिन आपने एफर्ट दिया, 3 घंटे बैठे, आपने एक चैप्टर को अच्छे से किया, अब क्या करेंगे, बच्चे उसे छोड़ देंगे, अगले चैप्टर में चल जाएंगे। वही नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जिस चैप्टर में आपने एफर्ट डाला है उस चैप्टर को उसके अगले दिन से ही आपको रिवीजन शेड्यूल में डाल देना है। मतलब आप हर अगले दिन 1 दिन के गैप पे या फिर 2 दिन के गैप पे जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रिवीजन की, वैसे वैसे आप गैप बढ़ा सकते हो। मतलब आपने मान लो आज पहली बार किया तो आप कल उसको रिवाइज करोगे, फिर 1 दिन का गैप दे सकते हो, फिर 2 दिन का गैप देके फिर से रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप गैप बढ़ाते जाओगे लेकिन रिवाइज करते जाओगे। अगर आपने आज पढ़ा, याद किया, उसके बाद कल आपने रिवाइज नहीं किया तो फिर वो कोई काम का नहीं है, आप फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो जिस दिन भी आप एफर्ट डालोगे उस चैप्टर के लिए कि मैं 3 घंटे बैठ के आज मैं हाइड्रोकार्बन याद कर लूंगा सारे रिएक्शन, तो आप अगले दिन से रिविजन उसका स्टार्ट कर दोगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, दिन के आधे घंटे आपको देना है, सुबह उठते बैठ जाओ रिएक्शन कॉपी लेके और याद करो कि हाँ इस रिएक्शन में ये करना होता था, इसमें एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स लिखे हुए थे। बस इतना करोगे आपका काम होते जाएगा और बस यही करना होता है। कोई ज्यादा मैजिक नहीं है कि ये करेंगे तो ही ऑर्गेनिक में स्ट्रांग हो पाएगी या फिर इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो पाएगी। जो मैंने यहाँ बोला है ना वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और इतने आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। यही सारे टॉपर्स कर रहे होते हैं, मैंने भी यही किया है। अब इसको जो ज्यादा एफिशिएंटली करेगा वो उतने अच्छे रैंक तक पहुंचेगा। तो सब बेसिकली यही कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई भी सिलेक्शन लेने वाला बंदा है वो रिवाइज कर रहा होता है, फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर रहा होता है। तो यही आपको करना है। कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। जिसको भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं टाइम निकालूं, कब टाइम दूं, कैसे उसको कितने फ्रीक्वेंसी पर रिवाइज करूं, वो मैंने आपको सब समझा दिया है। किन किन सोर्सेज से रिवाइज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो के लिए PYQ होना चाहिए और इंटेक्स क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक में कर सकते हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा और कुछ है नहीं जो आपको मैं बोलूँगा करने के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स चाहते हो तो उसके लिए फिर आप मॉड्यूल्स कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कोई नीड नहीं है। ठीक है, रिविजन कितना करते हो वो ही डिसाइड करेगा कि कितने अच्छे से आपको याद है उस दिन एग्जाम के दिन और कितने अच्छे से आप ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो होप कि आपको समझ आएगा कि कैसे रिवाइज करना है आपको हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स और फिजिकल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और इस वीडियो में मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायो बता दिया। तो सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए जैसा कि मैंने बोला था। तो रिवाइज करो। अब आपका काम है रिवाइज करना, मैं तो बैठ के रिवाइज करवाऊंगा नहीं। ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक मेरे ऊपर है, ठीक है, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि उसकी नीड है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।